हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 261। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, दक्षिण। दक्षिण नायक है कौन? श्री कृष्ण। किस दृष्टि से? श्रृंगार रस की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर। श्रृंगार विचार या नायिका के प्रति नायक के दृष्टिकोण के आधार पर नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला प्रकार अनुकूल नायक, दूसरा दक्षिण नायक, तीसरा शठ नायक और चौथा दृष्ट नायक। तो दोस्तों, श्रृंगार विचार या नायिका के प्रति नायक के दृष्टिकोण के आधार पर नायक 4 प्रकार के हैं, अनुकूल, दक्षिण, शठ और दृष्ट। ध्यान रखें, देखें व्याख्या। अनुकूल नायक पत्नी व्रती होता है। अनुकूल नायक कैसा होता है? पत्नी व्रती। ठीक है, पर नारी को मां तुल्य मानता है। और अनुकूल नायक पर नारी को यानी कि किसी अन्य स्त्री को वह मां समान मानता है। ठीक है, वह एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है, केवल एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है, उसके अलावा उसकी दृष्टि किसी अन्य नायिका पर नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिण नायक की। ठीक है, तो ध्यान दें, दक्षिण नायक कई नायिकाओं का प्रणयी होता है। ठीक है, ध्यान रहे, दक्षिण नायक कई नायिकाओं के का प्रणयी होता है, फिर भी वह पूर्व प्रणयिनी को नहीं भूलता। ठीक है, यानी एक से अन्य महिलाओं पर उसकी दृष्टि जाती है, किसकी? दक्षिण नायक की, लेकिन जो पूर्व प्रणयिनी नायिका है उसे भी वह नहीं भूलता। ठीक है, प्रधान महिषी, ध्यान से सुने, प्रधान महिषी का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, यानी जो प्रधान महिषी यानी पूर्व प्रणयिनी जो नायिका है, सबसे ज्यादा ध्यान वो उसका रखता है। हालांकि अन्यों पर भी उसका ध्यान जाता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है? जो पहली महिला है वह। ठीक है, ध्यान रखें, पहली महिला नायिका। ठीक, अब देखें सभी नायिकाओं के प्रति, ध्यान दें, सभी नायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भद्र और दयावान होता है। कैसा होता है? सरल, भद्र और दयावान होता है। वह एक साथ सभी को प्रसन्न रख सकता है। वह एक साथ सभी को प्रसन्न रख सकता है। जैसे राम अनुकूल नायक हैं, यानी केवल एक ही महिला के प्रति अनुरक्त रहते हैं। एक ही नायिका के प्रति अनुरक्त रहने वाले नायक को क्या कहते हैं? अनुकूल नायक। उदाहरण राम। ठीक है, एक पत्नी व्रत है। ठीक है, जबकि कृष्ण दक्षिण नायक है, और जबकि कृष्ण कैसे हैं? दक्षिण नायक हैं, यानी कि एक से अधिक महिलाओं के प्रति अनुरक्त रहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, दुष्यंत भी यानी राम के पिताजी दुष्यंत, ये भी दक्षिण नायक है। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हैं अब कि कौन सा नायक किस श्रेणी में है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शठ नायक की। किसकी? शठ नायक की। शठ नायक वह है जो छल, कपट, प्रवंचना से परिपूर्ण होता है। किससे? छल, कपट, प्रवंचना से परिपूर्ण नायक शठ नायक है। ठीक, वह अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करता है, लेकिन प्रकट रूप से नहीं। ठीक है, फ्लर्टी टाइप। ठीक है, तो ध्यान रखें, फ्लर्टी नायक की बात हो रही है एक तरह से। तो ध्यान दें, शठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करता है, किंतु प्रकट रूप से नहीं करता। वह निर्लज्ज नहीं होता। इसके विपरीत धृष्ट नायक, अगर हम बात करें धृष्ट नायक की, तो धृष्ट नायक खुले रूप में दुराचरण करता है। क्या करता है? खुले रूप में
दुराचरण करता है और निर्लज्ज होता है। ठीक है, वह अपनी प्रधान महिषी का मन दुखाने में नहीं चूकता, यानी ऐसा नायक जो अपनी प्रधान महिषी का मन दुखाने में नहीं चूकता, जिसे किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं आती, वह जैसा है वैसा है और दुराचरण करने में उसे कोई शर्म नहीं आती, यानी वह निर्लज्ज होता है, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा नायक है ये? धृष्ट नायक। ठीक है, और उसकी प्रताड़ना की भी परवाह नहीं करता, यानी जो उसकी प्रधान महिषी है उसको अगर वह प्रताड़ित करता है तो उसकी परवाह भी वह नहीं करता। तो देख लीजिए कि किस कोटि का नायक है धृष्ट नायक। तो हमने दोस्तों 4 प्रकार के नायक देखे। कौन कौन से? सबसे पहले हमने देखे अनुकूल नायक। ठीक है, फिर हमने देखे दोस्तों कौन से? दक्षिण नायक। ठीक है, फिर हमने देखे शठ नायक, फिर हमने देखे कौन से? धृष्ट नायक। ठीक है, तो 4 प्रकार के नायक होते हैं श्रृंगार की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण कैसे नायक हैं? हमने प्रश्न पढ़ा, कृष्ण दक्षिण नायक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। रज्जु, रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है? ऑप्शन सी रस्सी। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ रस्सी होता है, यही व्याख्या में भी है। ठीक है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ रस्सी है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ हिंदी में शब्द है फंतासी, अंग्रेजी का शब्द है ये फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सही नहीं है की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्या है? फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए किया जाता है। फैंटेसी का हिंदी अर्थ है कल्पना। ठीक है, जहाँ कल्पना है वहाँ यथार्थ नहीं है। ठीक है, तो फैंटेसी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये क्या है? फैंटेसी के बारे में सही वक्तव्य नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, इस बात को समझना। ऑप्शन बी क्या है? ध्यान दें। अब जो हम वक्तव्य पढ़ेंगे वे सही होंगे फैंटेसी के बारे में। तो गौर करें, फैंटेसी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। किसके लिए? अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए फैंटेसी का प्रयोग होता है। अगला ऑप्शन है, फैंटेसी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। किसके लिए? समानांतर संसार के निर्माण के लिए फैंटेसी का प्रयोग होता है, ये भी सही है। ठीक, फैंटेसी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए भी होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये कुछ बातें हैं आपको फैंटेसी के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, फैंटेसी में चरित्र पूर्णतः यथार्थ नहीं होता, किंतु उनका चित्रण कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वे यथार्थ का भ्रम पैदा करें। शब्दों पर ध्यान दें दोस्तों। ठीक है, और कभी कभी तो यथार्थ को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कौन? फैंटेसी। अब ध्यान से सुने एक बार फिर से। फैंटेसी में चरित्र यानी कोई कैरेक्टर है तो वह पूर्णता यथार्थ नहीं होता है, लेकिन उनका चित्रण कुछ इस प्रकार किया जाता है, उन चरित्रों का चित्रण कुछ इस तरह से करते हैं कि वे यथार्थ का भ्रम पैदा करते हैं। यथार्थ नहीं है लेकिन यथार्थ का भ्रम पैदा करते हैं, और कभी कभी तो यथार्थ को पूरी ईमानदारी से व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों, फैंटेसी में लोक कल्पना का पूरा इस्तेमाल होने के कारण फैंटेसी लोक जीवन के विविध रंगों को उभारने में पर्याप्त सहायक होती है। ठीक है, ध्यान से सुने। फैंटेसी में लोक कल्पना, ये शब्द याद रखें, लोक कल्पना का पूरा इस्तेमाल होने के कारण, यानी कि ये बात स्पष्ट है कि फैंटेसी में लोक कल्पना का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण फैंटेसी लोक जीवन के विविध रंगों को उभारने में पर्याप्त सहायक होती है। ठीक है, अतः विकल्प ए सही नहीं है, शेष विकल्प सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, ध्यान दें। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ऑप्शन बी, श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां ग्रंथ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर। ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर श्रृंखला की कड़ियां नामक ग्रंथ लिखा। इसमें नारी संवेदना के बौद्धिक एवं सामाजिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। किसका? नारी संवेदना के बौद्धिक एवं सामाजिक पक्ष का उद्घाटन हुआ है। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। रूढ़िवादी समाज और पुरुष प्रधान परंपरावादी दृष्टिकोण का इन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है। किसने? महादेवी वर्मा जी ने अपने ग्रंथ श्रृंखला की कड़ियां में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास। इन तीनों की, किस किस की? जायसी, सूर और तुलसी की। ये 3 क्या हैं? महान कवि हैं। इन तीनों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है त्रिवेणी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में 3 महान कवियों कौन कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास और जायसी की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तुलसीदास उनके प्रिय कवि हैं। तुलसीदास उनके प्रिय कवि थे। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, अतः सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली जो कि 1923 में आई, ठीक है, इसका संपादन किया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ध्यान रखें, तुलसी ग्रंथावली 1923 में आई हुई संपादित रचना है और इसका संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और उसकी भूमिका में रामचरितमानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन भी किया है। ठीक है, भूमिका में रामचरितमानस तथा तुलसी के अन्य ग्रंथों के काव्य सौंदर्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन भी किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और ध्यान रखें, त्रिवेणी ये भी किसकी हो गई रचना? तो ये हो गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, समीक्षात्मक कृति है। ठीक है, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और जायसी की समीक्षा प्रस्तुत की है। ठीक, अगला प्रश्न है खरोष्टी लिपि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनना। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ऑप्शन सी, अरमाइक लिपि से। अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। याद रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे व्याख्या पर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ये प्रश्न जीके का भी है और हिस्ट्री का भी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, गौर करें, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। किससे? अरमाइक लिपि से। खरोष्टी लिपि गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है। तो गांधारी लिपि का नाम भी दिया गया है खरोष्टी लिपि को। ठीक, जो गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध प्रयोग करने में आती है। ठीक है, गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध प्रयोग करने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ध्यान रखें, खरोष्टी लिपि। फिर है इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता है। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक प्रमुख रूप से एशिया में होता रहा है। खरोष्टी लिपि, ध्यान से सुने, खरोष्टी लिपि
दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट, कैसे? दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सबसे पहला बिंदु है, आरंभ में भावों या विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रों के प्रयोग किए गए। ठीक है, यानी शुरुआत में क्या होता था दोस्तों, जब कोई लिपि नहीं थी तब क्या होता था कि भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके लिए उदाहरण है भीमबेटका, एलोरा की गुफाएं, वहां आज भी पत्थरों पर चित्र मिलते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, जिन्हें चित्रलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रलिपि कहते हैं। ठीक, आगे देखिए व्याख्या। ललित विस्तार नामक ग्रंथ, इसमें कहा गया है कि बोधिसत्व ने 34 लिपियां सीखी थी। कितनी? 34 लिपियां सीखी थी। किसने? बोधिसत्व ने। बड़ी बात है दोस्तों, 34 लिपियां। यहाँ ठीक से एक लिपि नहीं आती हमारे लोगों को, सही है? हिंदी अगर ठीक से लिखने के लिए बोल दें तो उसमें बहुत सारे एरर्स मिलते हैं, क्योंकि ये कोई आसान सरल भाषा नहीं है, हिंदी भी देखे तो। ठीक है, एक एक बिंदी का भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो किसी भी भाषा को सीखना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और यहाँ तो बात हो रही है 64 लिपियों की, मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, तो सोचो कि कितना कठिन कार्य किया होगा। ठीक है, तो बोधिसत्व ने 64 लिपियां सीखी थी। ठीक, ये पहला बिंदु है हमारा। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। क्या है? ध्यान दें, कीलाक्षर लिपि। अब किसकी बात हो रही है? कीलाक्षर लिपि। लिखने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे फलक प्रयोग में लाए जाते हैं। अब एक लिपि और होती है जिसका नाम है कीलाक्षर। कील तो देखी होगी आपने, तो उसी कील से बना है कीलाक्षर लिपि। ठीक है, और इसे लिखने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे फलक प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, गीली चिकनी मिट्टी को, ध्यान से सुने, गीली चिकनी मिट्टी को गूंथ कर और थाप कर एक फलक अथवा पट्टी का आकार दे दिया जाता था। यानी कि पहले मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी को गीला किया जाता था, फिर उसे गूंथा जाता था, फिर थाप कर, दोनों हाथों से थाप कर, थापना जैसे ही उपले थापते हैं ना, उस तरह से। ठीक है, यानी कि पीट कर, ऐसे समझ लो। ठीक, तो थाप कर एक फलक अथवा पट्टी का आकार दिया जाता था। उसके बाद लिपिक इसकी नम एवं चिकनी सतह पर, और इसके बाद लिपिक का काम होता था दोस्तों कि जो इसकी सतह नम होती थी और चिकनी होती थी, उस पर सरकंडे की तीली से, किससे? सरकंडे की तीली से। ठीक है, सरकंडे की तीली की तीखी नोक से कीलाक्षर चिन्ह यानी क्यूनिफॉर्म, ध्यान से सुने, क्यूनिफॉर्म बना देता था। ठीक है, तो कीलाक्षर चिन्ह जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म। ठीक है, बना देता था। तो ये बड़ी बात है, ध्यान दे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, बाद में उन फलकों को धूप में सुखा लिया जाता था। ठीक है, और बाद में उन फलकों को कहाँ सुखाते थे? धूप में अथवा भट्टी में पका लिया जाता था। ठीक है, और जो फलक जिस पर सरकंडे की तीखी नोक से कीलाक्षर चिन्ह बना दिए जाते थे, फिर उन चिन्हों को क्या किया जाता था? धूप में सुखा दिया जाता था, और सुखाने के बाद भट्टी में पका दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखें, जिस तरह से ईंट बनती है दोस्तों, अगर आप थोड़ा गांव की तरफ गए हो, आपने कभी जो ये भट्टे होते हैं जिसमें ईंट बनाई जाती है, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मिट्टी से पहले एक कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं, फिर उन्हें पकाने के लिए भट्टी में दिया जाता है। ठीक है, और जब वो सही तरह से पक जाती है तब ईंट बनती है। तो कुछ इस तरह से कीलाक्षर चिन्ह उकेरने के बाद उन्हें सुखाया जाता था और भट्टी में पका दिया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इस लिपि को कहते थे हम कीलाक्षर लिपि। ठीक है,
ध्यान दें, अगला बिंदु है सुमेरियाइयों की लिपि। किसकी? सुमेरियाइयों की लिपि, कह सकते हो सुमेरियन लिपि। ठीक, तो ध्यान दें, सुमेरियाइयों की लिपि को कीलाक्षर अथवा क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि सुमेरियाइयों की लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कीलाक्षर अथवा क्यूनिफॉर्म के नाम से। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, चूलिका। चूलिका किसका भेद है? तो ऑप्शन बी प्राकृत का। प्राकृत का भेद है चूलिका, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, प्राकृत भाषा की बात हो रही है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। प्राकृत, प्राकृत नाम के अंतर्गत वैयाकरणों के अनुसार, वैयाकरणों के अनुसार, यानी जो व्याकरण लिखते हैं उनके अनुसार। ठीक है, तो ध्यान दें, कई भाषाएं आती है किसके अंतर्गत? प्राकृत के अंतर्गत। ठीक है, सबसे प्राचीन वैयाकरण वररुचि है। कौन है? वररुचि, सुना होगा नाम। ठीक है, आचार्य वररुचि। ठीक, जिन्होंने 4 प्राकृतों का उल्लेख किया है। कितनी प्राकृत बताई इन्होंने? वररुचि जी ने बताई कि 4 तरह की प्राकृत होती है। अब कौन कौन सी? ध्यान दें, महाराष्ट्री, फिर पैसाची, फिर मागधी, फिर सौरसेनी। तो वररुचि के अनुसार प्राकृत के 4 प्रकार हैं। एक महाराष्ट्री, दूसरा पैसाची, तीसरा मागधी, चौथा सौरसेनी। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखें व्याख्या। 12वीं शती के अंत के जैन लेखक हेमचंद्र। हेमचंद्र कैसे लेखक थे? तो जैन लेखक थे दोस्तों, और 12वीं शताब्दी के अंत के लेखक थे। ठीक है, इन्होंने 3 और प्राकृतों का उल्लेख किया है। इन्होंने 3 प्राकृत और बता दिए। कौन कौन से? ध्यान दें, आर्ष, आर्ष जो अन्य लोगों की अर्धमागधी ही है। ठीक है, आर्ष प्राकृत कौन सी प्राकृत है? जिसे अन्य लोगों ने अर्धमागधी नाम दिया है दोस्तों। ठीक है, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ध्यान दें, अर्धमागधी क्या है? आर्ष प्राकृत ही है। ठीक, फिर है चूलिका। कौन सी? चूलिका, चूलिका प्राकृत, ऐसे याद रखें। फिर है पैसाचिका और अपभ्रंश, पैसाचिका और अपभ्रंश। ठीक है, परवर्ती वैयाकरणों ने, ध्यान से सुने, तो ध्यान दें, जैन लेखक हेमचंद्र ने प्राकृत के 3 उल्लेख बताए हैं। आर्ष, ठीक है, जो अन्य लोगों की नजर में अर्धमागधी है। ठीक है, इसके अलावा चूलिका, पैसाचिका और अपभ्रंश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं परवर्ती वैयाकरणों की। इन्होंने सामान्यतः हेमचंद्र का ही अनुसरण किया है। जो बाद के वैयाकरण आए दोस्तों, वैयाकरणकार ऐसे समझे से, ठीक है, उन्होंने हेमचंद्र का ही अनुसरण किया है। किस मामले में? प्राकृत के प्रकार बताने के संदर्भ में। ठीक है, बात करें वररुचि। वररुचि ने अपभ्रंश को एक पृथक प्राकृत नहीं माना है, और संभवतः यह ठीक भी है। जो वररुचि थे उन्होंने प्राकृत के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपभ्रंश को एक पृथक यानी अलग प्राकृत नहीं माना है। ठीक है, और यह ठीक भी है। यह वही है जिसे बहुत से काव्य शास्त्रियों ने क्या कहा? देशभाषित कहा। क्या कहा? देशभाषित कहा। किसे? अपभ्रंश को। ठीक है, कुछ ऐसे काव्य शास्त्री भी रहे हैं जिन्होंने अपभ्रंश को देशभाषित भी कहा है। ठीक है, देशभाषित का क्या अर्थ है दोस्तों? देखते हैं, गौर करना दोस्तों। क्या कह रहे हैं ये कि देशभाषित, देशभाषित का क्या अर्थ है? तो ध्यान दें, देश में अथवा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा देशभाषित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आचार्य दंडी के काव्यादर्श से पता चलता है। अब काव्यादर्श क्या है? तो आचार्य दंडी की रचना है काव्यादर्श।
ठीक है, इससे पता चलता है कि काव्य में अपभ्रंश से अभिप्राय है चरवाहों और इस प्रकार के अन्य लोगों की भाषा। ठीक है, आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श, जिसमें हमें पता चलता है कि दोस्तों अपभ्रंश कैसी भाषा है, किसकी भाषा है, तो चरवाहों की या इस प्रकार के अन्य लोगों की भाषा है। ठीक है, व्याकरण अथवा छंद शास्त्र, छंद शास्त्र किसकी पुस्तक है, आचार्य पिंगल की। ठीक है, तो जिसे पिंगल सूत्र के नाम से भी जानते हैं हम छंद शास्त्र को। ठीक है, तो ध्यान दें, व्याकरण अथवा छंद शास्त्र की पुस्तकों में जो कुछ भी संस्कृत से भिन्न था यानी संस्कृत से अलग था उसे अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण अथवा छंद शास्त्र की पुस्तकों में जो कुछ भी दोस्तों संस्कृत भाषा से अलग था वह सभी अपभ्रंश कहा जाता था। प्राकृत के अंतर्गत उन्होंने महाराष्ट्री जो श्रेष्ठ प्राकृत है, सौरसेनी, गौड़ी और लाटी को ही लिया है। किस किस को, महाराष्ट्री जो श्रेष्ठ प्राकृत है, सौरसेनी, गौड़ी और लाटी को ही लिया है। गौड़ी प्रत्यक्ष ही मागधी का दूसरा नाम था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मागधी का अन्य नाम क्या है, तो आप बताएंगे गौड़ी। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। फिर है लाटी से उनका अभिप्राय है यह पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लाटी से उनका क्या अभिप्राय है यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या थी, इसे आप चाहें तो एक बार और फिर से वीडियो को रिपीट करके सुन लें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए विनय पत्रिका निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। विनय पत्रिका निबंध काव्य नहीं बल्कि कैसा काव्य है, गीत काव्य है। विनय पत्रिका निबंध काव्य नहीं है बल्कि गीति काव्य है। निबंध काव्यों की, गीति काव्य कहो या गीत काव्य, बात एक ही है। ठीक, निबंध काव्यों की श्रेणी में जयशंकर प्रसाद की रचना प्रलय की छाया आती है। फिर शेर सिंह जी का शास्त्र समर्पण आती है। फिर है निराला का शिवाजी का पत्र, फिर निराला की रचना है शिवाजी का पत्र, यह भी निबंध काव्य की श्रेणी में आती है। ठीक है, निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा भी निबंध काव्य है। तो निबंध काव्य कौन कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रलय की छाया, शेर सिंह का शास्त्र समर्पण, निराला का शिवाजी का पत्र और निराला की राम की शक्ति पूजा। ठीक है, अब देखें आगे व्याख्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। क्या माना है, विकल्प ए माना है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रश्न है विनय पत्रिका निबंध काव्य नहीं है बल्कि गीति काव्य है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।